Pakistan's youngest female forex trader and here teaching you what truly matters. तो मैंने आपके लिए जो ट्रेडिंग के फ्री कोर्सेज की सीरीज स्टार्ट की है उसमें आज हमारा पहला कोर्स है जिसमें हम बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स को मास्टर करेंगे ताकि जो आइंदा आने वाले मेरे कोर्सेज है उसमें जब मैं आपको एडवांस लेवल की चीजें सिखाऊंगी तो आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे। तो अगर आपको ट्रेडिंग का टी तक नहीं आता और आप स्क्रैच से बिल्कुल ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हैं सो यू आर एट द राइट प्लेस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला सवाल जो बिगनर के जहन में आता है वो है व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग आखिर है क्या? तो अभी आप सिर्फ ये जो फॉरेक्स का लफ्ज ऐसे भूल जाएं, आप देखें कि ट्रेडिंग का बेसिकली मतलब क्या है। ट्रेडिंग का मतलब है तिजारत और जैसे आप ट्रेडिंग का वर्ड सुनते हैं तो आपके जहन में दो लफ्ज फौरन से पॉपअप होते हैं, वो है बाय और सेल, यानी कि आप इसमें बाय और सेल करके प्रॉफिट बनाते हैं। अगर आप अपने इर्द गिर्द भी देखें तो हर जगह तिजारत हो रही है। इवन जो एक सब्जी वाला भी है वो अपनी सब्जी सस्ते में लेके आएगा और महंगे में बेचेगा, इस तरह वो अपना प्रॉफिट बनाएगा। हमने भी यही करना है, लेकिन हमने करनी है फॉरेक्स ट्रेडिंग। बाय और सेल करके पैसा बनाएंगे, लेकिन फॉरेन करेंसीज को। बेसिकली फॉरेक्स जो वर्ड है ये ड्राइव ही फॉरेन एक्सचेंज से हुआ है, यानी कि फॉरेन जो करेंसीज हैं जिसमें बहुत सी करेंसीज आती हैं उन तमाम का तबादला करके उनको बाय या सेल करके हम यहाँ पर प्रॉफिट बनाएंगे। तो इस तरह फॉरेक्स ट्रेडिंग का मिलाकर मतलब ये है कि हमने फॉरेन करेंसीज को बाय और सेल करके प्रॉफिट बनाना है। तो अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट की। तो बेसिकली हमारे पास तीन तरह की मार्केट्स होती हैं, एक होती है फॉरेक्स मार्केट, दूसरी क्रिप्टो और तीसरी स्टॉक मार्केट। तो फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है कि हमने डिफरेंट हमारे पास करेंसीज के पेयर्स होते हैं जिसको हमने बाय और सेल करके प्रॉफिट करना होता है। करेंसीज के पेयर्स जैसे कि यूरो यूएसडी या फिर यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी यूएसडी, इस तरह के काफी पेयर्स हैं, तो इनको हमने बाय और सेल करके प्रॉफिट करना होता है। तो क्रिप्टो में क्या होता है कि क्रिप्टो में हमारे पास डिफरेंट कॉइन्स होते हैं, जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, सोलाना है, तो ये तमाम जो ट्रेड होते हैं ये क्रिप्टो में होते हैं। स्टॉक मार्केट में शेयर ऑफ कंपनीज होते हैं, यानी डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स होते हैं, जैसे एप्पल कंपनी है, नेटफ्लिक्स है, इसके अलावा नैस्डैक वगैरह भी काफी स्टॉक कंपनी में यूज होता है और इन तमाम को हम बाय और सेल करके यहाँ पर प्रॉफिट करते हैं। और स्टॉक जो मार्केट है इसमें हम बेसिकली इन्वेस्टिंग के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। आगे बात कर लेते हैं। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर रोजाना 7 ट्रिलियन यूएसडी जो है वो वॉल्यूम है जो यहाँ पे इन्वेस्ट किए जाते हैं, जिन पे यहाँ पर ट्रेड होता है। यानी फॉरेक्स मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, 7 ट्रिलियन डॉलर्स रोज यहाँ पर ट्रेड होते हैं। क्रिप्टो मार्केट में 500 बिलियन से लेके 1 ट्रिलियन तक का वॉल्यूम है रोजाना का। रोजाना यहाँ पर इतने यूएसडी जो है वो इन्वेस्ट किए जाते हैं। डिफरेंट लोग यहाँ पे पैसा बनाते भी हैं, लूज भी करते हैं, और ये सारा वॉल्यूम है एक दिन का। स्टॉक मार्केट में 700 बिलियन रोजाना का वॉल्यूम है यूएसडी का जो इधर ट्रेड होता है। यानी कि हमारे पास फॉरेक्स मार्केट सबसे बड़ी मार्केट है, सेकंड नंबर पे क्रिप्टो है और थर्ड नंबर पर स्टॉक मार्केट है। आगे बात कर लेते हैं। तो फॉरेक्स मार्केट 5 डेज के लिए ओपन होती है, यानी कि मंडे से लेके फ्राइडे तक फॉरेक्स मार्केट खुली होती है और हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। सैटरडे संडे को ये मार्केट ऑफ होती है। बल्कि क्रिप्टो जो है ये 24/7 ओपन होती है, यानी कि सैटरडे संडे में भी इसके जो तमाम कॉइन्स हैं उनको ट्रेड किया जा सकता है। मंडे से लेके संडे तक ये सारा हफ्ता ओपन होती है। और स्टॉक मार्केट के अंदर भी 5 डेज ही ये ओपन होती है। स्टॉक मार्केट में ना बेसिकली इस तरह से होता है कि डिफरेंट, जैसे न्यूयॉर्क है तो डिफरेंट सिटीज के हिसाब से उनकी टाइमिंग भी अलग होती है। टाइमिंग का भी हिसाब होता है कि इस टाइम में मार्केट खुली होगी और इस सिटी में इस टाइम में मार्केट खुली होगी। अच्छा, फॉरेक्स ट्रेडिंग में इस तरह से हमारे पास सेशंस बने होते हैं जिनके बारे में हम आगे जाके बात करते हैं। दिन के अंदर भी डिफरेंट सेशंस बने होते हैं जिनमें हमने ट्रेडिंग करनी होती है और स्टॉक मार्केट में भी इसी तरह से होता है। क्रिप्टो 24/7 है और इसके कोई भी सेशंस नहीं होते। तो अब हम बात कर लेते हैं फॉरेक्स सेशंस की। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर डिफरेंट सेशंस होते हैं, दिन के अंदर भी डिफरेंट हिस्से होते हैं जिसके मुख्तलिफ नाम है और इसमें जो डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको भी बता देती हूँ। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि अपने हाथ में कॉपी पेंसिल लाजमी रखें। जो भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ आप उनको नोट डाउन करें, नोट्स बनाते रहें ताकि आपको आइंदा कभी भी कंफ्यूजन ना हो और ये चीजें आपको याद रहें। तो हमारे पास फॉरेक्स सेशंस जो हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहला हमारे पास एशिया सेशन होता है, इसको हम टोक्यो सेशन भी बोलते हैं। दूसरा लंदन सेशन होता है, इसे हम यूके सेशन भी कहते हैं। और एक हमारे पास होता है न्यूयॉर्क सेशन। न्यूयॉर्क सेशन को हम यूएस सेशन भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट सेशंस हैं। ये हमारे पास मैंने जो टाइमिंग है वो लिखी हुई है, और जो पाकिस्तान में टाइमिंग है यहाँ पे मैंने ये लिखी हुई है। तो अभी चल रही हैं सर्दियां, तो ये वाला टाइम फिलहाल है। डिफरेंट जो मौसम के मुताबिक इसमें चेंजिंग्स भी आती रहती हैं, तो वो आप फॉरेक्स फैक्ट्री से जाकर देख सकते हैं। वो एक वेबसाइट है जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी भी। तो हम बात कर लेते हैं कि एशिया सेशन सुबह 5 बजे शुरू होता है और ये दोपहर को 2 बजे खत्म होता है। लेकिन
मैंने यहाँ पे 1 PM इसलिए लिखा है क्योंकि हमने कंसीडर यही करना है कि जब नेक्स्ट वाला सेशन शुरू हो गया है तो हमने ये कंसीडर करना है कि पहले वाला सेशन खत्म हो गया है। उस हिसाब से मैंने यहाँ पे टाइमिंग्स लिखी हैं, तो आप अपने पास यही नोट डाउन रखें। एशिया सेशन सुबह 5 बजे से शुरू होकर 1 बजे तक दोपहर तक चलेगा और लंदन सेशन 1 PM से शुरू होगा और 6 PM तक पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रहेगा। ठीक है, वैसे तो लंदन सेशन 1 PM से लेकर रात को 10 बजे तक चलता है, लेकिन हम यहाँ पे 6 PM ही कहेंगे क्योंकि 6 PM को न्यूयॉर्क सेशन शुरू हो जाता है। तो हमने कंसीडर, मैंने आपको जैसे बताया, यही करना है कि जब नया सेशन शुरू हो गया तो पुराना सेशन हमने कंसीडर करना है कि खत्म हो गया। ठीक है, तो लंदन सेशन 1 PM से लेकर 6 PM तक। न्यूयॉर्क सेशन में क्या होता है कि आपने 6 PM से लेकर 5 AM तक ये टाइमिंग होती है, यानी शाम के 6 बजे से सुबह नेक्स्ट जब एशिया सेशन शुरू होना है 5 बजे, तब तक हम यही कंसीडर करेंगे कि न्यूयॉर्क सेशन चल रहा है। तो ये हमारे पास फॉरेक्स सेशंस हैं, ये टाइमिंग्स होती हैं, तो इनका भी ट्रेडिंग के अंदर काफी इनकी अहमियत है। वो आपको आगे जाके पता चलेगी कि क्यों है, जब हम डिफरेंट जो एडवांस कॉन्सेप्ट्स है उनको सीखना शुरू करेंगे। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। यहाँ पर हमारे पास 3 तरह की ट्रेडिंग की टाइप्स हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले आती है स्कैल्पिंग, फिर इंट्राडे और फिर स्विंग ट्रेडिंग। स्कैल्पिंग क्या होती है? बेसिकली आपकी जो स्कैल्पिंग में ट्रेड होती है ना, आपने फौरन फौरन एग्जीक्यूट करनी है और फौरन से उसे खत्म करना है, यानी कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है। आप इसे थोड़े से वक्त में कर सकते हैं, कभी आधा घंटा लगा लिया, कभी 15 मिनट, तो इस तरह स्कैल्पिंग थोड़े से अरसे के लिए होती है। आप छोटी सी ट्रेड लगाते हैं, फौरन से प्रॉफिट करते हैं और फिर चले जाते हैं। इंट्राडे में क्या होता है कि ये एक दिन के अंदर अंदर ट्रेड हमने खत्म कर लेनी होती है। इट मे टेक अबाउट 4 to 5 आवर्स, 4-5 घंटे भी ये ट्रेड चल सकती है, लेकिन एक दिन के अंदर अंदर खत्म हो जाती है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि बेसिकली आपकी ट्रेड लगी होती है मंथ्स के लिए, आपने इसको आपने ट्रेड लगा के छोड़ दी और अब चाहे वो 2 हफ्ते चल रही है, चाहे वो महीना चल रही है, यानी कि एक तरह से आपने इन्वेस्टिंग कर दी है, काफी देर तक लॉन्ग टर्म ये चलेगी। ये ट्रेडिंग की डिफरेंट टाइप्स हैं। जब आप ट्रेडिंग शुरू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप इनमें से किस में बेहतर हैं, कि आप स्कैल्पिंग अच्छी कर लेते हैं, इंट्राडे अच्छी ट्रेडिंग कर लेते हैं, या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग में ज्यादा बेस्ट है। ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि स्कैल्पिंग में क्या होता है कि जो लोग, जिनके अंदर सब्र नहीं होता, मतलब जिनको फौरन फौरन से काम करना होता है, वो स्कैल्पिंग कर लेते हैं। लेकिन स्कैल्पिंग बिगनर्स के लिए काफी ज्यादा रिस्की है। इसमें अगर पैसा जल्दी आता है तो फिर पैसा जल्दी जाता भी है, तो इसलिए स्कैल्पिंग थोड़ी सी रिस्की है। तो मैं रिकमेंड ये करती हूँ कि जो भी बिगनर्स हैं वो इंट्राडे ट्रेडिंग किया करें। इंट्राडे में ये होता है कि आप एक दिन के अंदर अंदर फारिग भी हो जाते हैं। आपकी जो ट्रेड है वो 1 घंटे की भी हो सकती है, 4-5 घंटे की भी हो सकती है, लेकिन ये है कि ये बेस्ट ट्रेडिंग की टाइप है, बहुत बेस्ट है, और मैं भी बेसिकली यही करती हूँ। तो इंट्राडे मेरे ख्याल से बिगनर्स के लिए बेस्ट है। स्विंग ट्रेडिंग में मैंने आपको बताया कि ये काफी लॉन्ग टर्म होती है, तो जो लोग इन्वेस्टिंग करते हैं ना, जिनके बिजनेस भी होते हैं, उन्होंने बिजनेस को भी देखना होता है, यानी कि वो रोजाना टाइम नहीं दे सकते ट्रेडिंग को। वो एक ट्रेड लगाते हैं और फिर बाद में 2-3 महीने उनको फिक्र ही नहीं होती, वो इसे छोड़ देते हैं, और इसके लिए बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत होती है स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए। तो बेसिकली ये हमारे पास सारी टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग थे जिनको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, अभी तक मैंने जितने भी बेसिक्स के अभी टॉपिक कवर किए हैं उसके अंदर मैंने कहीं पे भी ये डेफिनेशंस नहीं लिखी हैं। मैंने देखा था यूट्यूब के ऊपर काफी जो बेसिक्स की वीडियोस मौजूद है ना, उसमें पहले ही वो इंग्लिश की डेफिनेशंस लिख के हर कॉन्सेप्ट के आगे बिगनर्स को इतना कंफ्यूज कर दिया जाता है। जिस इंसान ने अभी ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है वो ये चीजें कम्प्लेक्सिटी का शिकार हो जाता है, फिर देखता है कि मैं क्या करूँ यहाँ पे। तो मैंने कुछ भी ऐसा यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया है जिससे आप परेशान हो। बेसिक्स के अंदर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने सिर्फ यहाँ पे वो बताए हैं। तो मेक श्योर कि आपने यहाँ पर जो भी मैंने पॉइंट्स बताया उनको नोट डाउन लाजमी किया हो। आप इसके नोट्स बनाएं ताकि आपको कोई चीज ना भूले। मैं बार बार कह रही हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में हमने जब ट्रेड करना होता है तो करेंसीज को पेयर्स की फॉर्म में ट्रेड करना होता है। अब हम इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे। तो होता ये कि कभी भी हमारे पास किसी एक करेंसी का चार्ट नहीं खुल सकता। जैसे कि अब सिर्फ यूरो है ना, तो इस सिर्फ यूरो का हमारे पास चार्ट नहीं खुल सकता। हमने बेसिकली अपनी सारी जो एनालाइजेशन करनी होती है ये चार्ट्स के ऊपर करनी होती है। वो मैं आपको बताती हूँ चार्ट्स हम कहाँ से देखते हैं, कैसे करते हैं, सारा कुछ वो भी हम बात करेंगे। लेकिन अब मैं आपको ये बता रही थी कि कभी किसी एक करेंसी का हम चार्ट नहीं खोल सकते। हमारे पास करेंसी का पेयर होगा, उसका चार्ट एग्जिस्ट करता होगा, जिसके ऊपर हम अपना एनालिसिस करेंगे, देन अपनी जो ट्रेड है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो आमतौर पर हमारे पास जो फॉरेक्स पेयर्स हैं उसमें भी 2 तरह के पेयर्स आते हैं। एक आता है हमारे पास मेजर पेयर्स होते हैं और दूसरे हमारे पास होते हैं माइनर पेयर्स। मेजर पेयर्स वो वाले पेयर्स जिसके अंदर यूएसडी होता है, यानी कि कोई करेंसी को अगर हम डॉलर के मुकाबले में बाय या सेल कर रहे हैं तो हम उसको कहते हैं मेजर पेयर है वो। जैसे कि अब
USD JPY आपके सामने लिखा हुआ, तो ये एक मेजर पेयर है क्योंकि इसके अंदर साथ USD भी शामिल है। USD CAD भी एक मेजर पेयर है क्योंकि साथ में USD यहाँ पर लिखा हुआ है। अब जो इस साइड पे मैंने एग्जांपल लिखी है ना, ये है GBP JPY, यूरो और ऑट, जिसे हम ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी कहते हैं। तो ये वाली जो दोनों एग्जांपल्स हैं, ये दोनों माइनर पेयर्स के एग्जांपल्स हैं क्योंकि आपने देखा कि इनमें से किसी में भी साथ USD इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि दो छोटी करेंसीज आपस में जो है वो इनको बाय और सेल किया जाएगा। तो ये हमारे पास माइनर पेयर्स हो गए, ये हमारे पास मेजर पेयर्स हो गए। डिफरेंस क्या था इन दोनों के अंदर कि जिस पेयर्स में हम USD को इन्वॉल्व करेंगे, USD जिसके अंदर इन्वॉल्व होगा वो वाला हमारे पास मेजर पेयर होगा, और जिसमें USD इन्वॉल्व नहीं होगा, छोटी करेंसीज इन्वॉल्व होंगी सिर्फ और उनको आपस में ट्रेड किया जाएगा, तो वो हमारे पास माइनर पेयर्स होंगे। तो हम बात कर लेते हैं कि जैसे अब ये पेयर है यूरो USD, तो इसके अंदर जो पहली करेंसी होती है ना, वो होती है हमारे पास बेस करेंसी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और USD यानी कि जो दूसरी करेंसी है, उस पेयर में जो दूसरी करेंसी होगी उसे हम कहेंगे कोट करेंसी, या इसका एक और नाम भी होता है, उसको हम कह देते हैं यहाँ पर काउंटर करेंसी। तो दो तरह के ये इसमें करेंसी शामिल होते हैं। तो इस तरह हमारे पास पहली करेंसी बेस करेंसी होगी और दूसरी करेंसी कोट करेंसी हो गई है। होता ये इसमें कि जो पहली करेंसी होती है ना, हमने उसको बाय करना होता है और दूसरी वाली करेंसी को सेल करना होता है। जैसे यहाँ पे यूरो USD लिखा है, इसका मतलब ये कि हम यूरो को बाय करेंगे, USD को सेल करेंगे। क्योंकि हमने बाइंग और सेलिंग करनी है ना, तो किसी एक पेयर को बाय करेंगे, किसी एक पेयर को हम सेल करेंगे। तो पहले वाले पेयर को बाय किया जाता है, दूसरे वाले पेयर को सेल किया जाता है। अभी आप कंफ्यूज ना हो, हम अभी चार्ट्स पर जाएंगे, मैं आपको सारा बताऊंगी कि कैसे पेयर्स होते हैं, कैसे चार्ट्स खुलते हैं, सारा कुछ कैसे होता है। बस आप वीडियो पूरी देखिएगा, आपकी एक एक चीज यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। कंफ्यूज नहीं होना, हर चीज बड़ी आसानी से सीखेंगे इंशाल्लाह। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने चार्ट्स कहाँ से खोलने हैं, कि कौन सी वो वेबसाइट है जहाँ पे आप अपने चार्ट्स को देखकर एनालिसिस करेंगे और आप अपनी ट्रेडिंग वहां पर करेंगे। तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि सिंपली अपनी ब्राउजर पे आपने ट्रेडिंग व्यू सर्च कर लेना है। इस तरह से ये जो पहली वेबसाइट है आपने इसको क्लिक करना है और कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ आपको साइड पे ये 3 लाइंस नजर आ रही हैं, आपने इसको क्लिक करना है और ये जो प्रोडक्ट्स का ऑप्शन है, जब आप इसको दबाएंगे तो यहाँ पर आपके पास सुपर चार्ट वाला ऑप्शन है, आपने इसको भी क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आपके सामने कोई भी चार्ट खुल जाएगा, तो आपने अपने कीबोर्ड पर जो भी आप चार्ट खोलना चाह रहे हैं आप उसे टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे गोल्ड अगर खोलना होगा तो मैं यहाँ पर टाइप करूंगी XAU USD, तो यहाँ आल में आपको ये मिल जाएंगे काफी सारे पेयर्स। तो आपने ये कोंडा का जो है इसको खोल लेना है। तो यहाँ आपके पास ये गोल्ड का चार्ट खुल गया। इस तरह आप डिफरेंट यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, जो भी आप चार्ट खोलना चाह रहे हैं, जो जिस भी पेयर में आप ट्रेड करना चाह रहे हो यहाँ पे आप खोल सकते हैं। मैं आपको पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि ये ट्रेडिंग में ट्रेडिंग व्यू पे आखिर क्या क्या चीजें हैं और इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले इस तरफ आपको मिल जाता है कि आपने कौन सा पेयर ओपन किया हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पे अभी गोल्ड ओपन किया हुआ है और मेरा पेयर भी यही है, मैं गोल्ड और BTC को ट्रेड करती हूँ। आपने जो भी पेयर ट्रेड करना होगा आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। सिंपली आप इसको दबाएंगे और यहाँ पे आपसे क्रॉस करके USD JPY GBP JPY जो भी ट्रेड करना चाह रहे हैं हम यहाँ टाइप करेंगे और उसका चार्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइम फ्रेम्स मिल जाते हैं। ये टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं हम इसकी भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टाइम फ्रेम्स होते हैं। अभी जब आपने ओपन किया है तो आपके तो ये टाइम फ्रेम्स यहाँ पे नहीं शो हो रहे होंगे क्योंकि आपने यहाँ पे स्टार्ट नहीं किए। सिंपली ये जो आपको मिल रहा है ऑप्शन, आपने जब इसको क्लिक करना है तो आपके सामने काफी सारे टाइम फ्रेम्स आ जाएंगे। अब यहाँ पर जो आपने स्टार करने हैं वो आप ये यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैंने 1 मिनट स्टार किया हुआ है, 3 मिनट स्टार किया हुआ है, आपने सिंपली ऐसे क्लिक करना है तो स्टार हो जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ 3 मिनट को रखना है, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, ये तमाम टाइम फ्रेम्स को आपने यहाँ पर स्टार कर लेना है। और साथ में आप थोड़ा नीचे आएंगे तो ये आपके पास डेज वाला ऑप्शन खुल गया। डेज में आपने 1 डे और 1 वीक को लाजमी कर लेना है, इन दोनों को भी स्टार कर लेना है। तो ये तमाम जो टाइम फ्रेम्स है वो यहाँ पर शो होने लग जाएंगे। तो आप यहाँ पर इजीली इन टाइम फ्रेम्स को बदल सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि टाइम फ्रेम्स का क्या रोल होता है ट्रेडिंग के अंदर। तो टाइम फ्रेम्स का क्या रोल होता है ट्रेडिंग के अंदर ये हम बात करते हैं। उससे पहले हम सारे यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर कर लेते हैं कि यहाँ पे इनका क्या काम है। ये आप जब इस वाले ऑप्शन को टैप करते हैं तो ये कैंडल्स हैं, इसे ना आप डिफरेंट किस्म के चार्ट्स खोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे लाइन चार्ट है आपका, अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका चार्ट लाइन चार्ट बन जाएगा। ये वाला चार्ट आपने पहले भी देखा होगा, मैथ में डिफरेंट काम करते हुए आपने देखा होगा, लेकिन इधर हम एनालिसिस नहीं करते, ये लाइन चार्ट होता है। हम कहाँ पे करते हैं, हमारा होता है कैंडल्स वाला चार्ट, इसे हम कहते हैं जैपनीज कैंडलस्टिक पैटर्न। हम इस चार्ट को यूज करते हैं तो हमारा एनालिसिस ज्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर आपका और कोई काम नहीं है क्योंकि इधर आप चार्ट की टाइप्स डिफरेंट खुलेंगी, लेकिन जब हमने काम इस चार्ट पर करना है तो हमने बाकी चार्ट्स को क्या करना है। ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ से आप डिफरेंट इंडिकेटर्स सर्च कर सकते हैं। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स जो भी होते हैं आप वैसे इसे ना ही करें क्योंकि ये जो है अगर आप ट्रेडिंग के अंदर इंडिकेटर्स को इन्वॉल्व करेंगे तो फिर आपकी ट्रेडिंग बहुत ही, आपकी एक्यूरेसी कम होगी। और मैं भी पर्सनली इनको यूज नहीं करती क्योंकि हमने काम करना होता है प्राइस एक्शन पर, SMC
पर, तो ये मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि इंडिकेटर्स आप यूज ना करें। मशहूर से जो इंडिकेटर्स हैं मैं आपको बता देती हूँ। जैसे EMA होता है, मैं यहाँ पे सर्च भी करती हूँ आपके सामने, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये जैसे यहाँ पे आ गया, ये मैंने कर लिया इसको, तो ये यहाँ पे साइड पे खुल गया, मेरे जो EMA के इंडिकेटर्स हैं वो सामने आ जाएंगे। तो ये देखें चार्ट के ऊपर डिफरेंट आपको ये लाइन नजर आ रही है, तो ये EMA की है। ये इस तरह से इंडिकेटर्स होते हैं, लेकिन इसकी आपको यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे आप कोई भी किसी किस्म का अलर्ट वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन ये भी आपके काम का नहीं है। तो ये वाले ऑप्शन किस काम के हैं? देखिए, जब हम यहाँ पे कोई ड्राइंग्स कर लेते हैं, जैसे मैंने ये वाली ड्राइंग की है, अब मैं चाहती हूँ कि ये रेज हो जाए, तो सिंपली मैं इसको क्लिक करूंगी, तो जो भी मैंने किया होगा वो यहाँ पर रेज हो जाएगा। और ये वाले ऑप्शंस आपके काम के नहीं है। यहाँ पर अब साइड वाले ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन होता है हमारे पास वॉच लिस्ट का, यानी कि जिन पेयर्स को आप ट्रेड करते हैं, जिनको आपने बार बार देखना होता है, तो यहाँ पे आपको बार बार सर्च ना करना पड़े, तो हम इसे यहाँ पे ऐड कर लेते होते हैं। यहाँ पे आप प्लस का साइन देख रहे हैं, इसको आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप जो भी पेयर रखना चाह रहे हैं, जिसको आप फौरन से खोल के देखना चाहते हो, वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे, तो सिंपली वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा जब आप इसको ऐड करेंगे। ये वाले ऑप्शंस भी आपको जानने की जरूरत नहीं है फिलहाल, जैसे जैसे आप काम शुरू करेंगे आपको खुद ही समझ आ जाएगी। और ये हमारे पास मैंने आपको बताया कि डिफरेंट किस्म की ड्राइंग्स होती हैं। अब इनमें से भी जो ड्राइंग्स चाहिए होती हैं वो मैंने यहाँ पे स्टोर करके अपने पास लेके आई हुई है पहले से ही। अब जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ड्राइंग के ऊपर, और जो ड्राइंग्स आपको ज्यादा चाहिए होती हैं मैं आपको बता देती हूँ। आपने यहाँ पर जाने की जो ट्रेंड लाइन है इसको स्टार कर लेना है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको स्टार कर लें। हॉरिजॉन्टल रे को कर लें। वर्टिकल लाइन को स्टार कर लें। यहाँ पर पैरेलल चैनल है, इसको भी आप स्टार कर सकते हैं। तो ये कुछ ज्यादा ड्राइंग्स है जो मैं पर्सनली इस्तेमाल करती हूँ। इनके अलावा भी हम देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है आपके काम का, एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये एक टूल इस्तेमाल होता है, तो वैसे ये भी इतने काम का नहीं है, तो इसे भी रहने देते हैं। अगर करना है तो आप कर सकते हैं स्टार। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये वाले ऑप्शन को मैंने क्लिक किया, तो सामने ये चीजें ओपन हो गई हैं। आपने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन को स्टार्ट कर लेना है, शॉर्ट पोजीशन को स्टार्ट कर लेना है, और बस। नेक्स्ट ये मैंने एरो वाले ऑप्शन को देखा, तो यहाँ मैंने ब्रश को स्टार्ट किया हुआ है, एरो मार्क और जो जो चीजें मैंने स्टार्ट की हुई हैं ये आप भी कर सकते हैं, जिसमें पाथ सर्कल वगैरह शामिल है। ये रेक्टेंगल है जो हम काफी ज्यादा यूज करते हैं ट्रेडिंग में। ये टेक्स्ट है, इसमें भी आपने सिर्फ टेक्स्ट को स्टार्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर हमारे पास ये जो है ये स्केल होता है, बेसिकली ये नापने के लिए होता है। मैं आपको बाद में बताऊंगी इसका क्या रोल है। और बस बाकी ऑप्शंस यहाँ पे आपके काम के नहीं है। जो चीजें मैंने आपको बताई हैं स्टार्ट करने के लिए, जब आप स्टार्ट करेंगे तो इस तरह से आपके पास ये तैयार हो जाएगा, यानी कि ये आपके पास हमेशा यहाँ करीब में ही रहेगा। आप जो भी ड्राइंग्स फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं आप उनको सिंपली यहाँ से ले सकते हैं, यानी कि आपको बार बार वहां से खोलने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे फौरन से मिल जाएंगी वो। अब हम बात कर लेते हैं कि टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं। अब आपके सामने इतने सारे टाइम फ्रेम्स मैंने स्टार्ट किए थे, तो सबसे पहले ये मेरे पास 1 मिनट का टाइम फ्रेम खुला हुआ है। या हम बल्कि टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम पर आते हैं। यहाँ पर ये चार्ट मेरे पास खुला हुआ है। अब यहाँ पर एक कैंडल बेसिकली जो बनी हुई है ना, ये डिफरेंट, ये इनको कैंडल्स कहा जाता है। कैंडल्स कैसे होती हैं, किस तरह से होती हैं, इसके ऊपर भी पूरा इसमें मैं वीडियो में पार्ट ऐड करूंगी, लेकिन अभी आप ये समझ लें कि ये जो एक भी बनी हुई है इसको हम कैंडल कहते हैं। ये जो चीज बनी हुई है जिस तरह की भी है, ये रेड और ग्रीन, ये जो बेसिकली ग्रीन होती है ना ये बाय की कैंडल्स होती हैं, और जो रेड कैंडल्स होती हैं इनको सेल की कैंडल्स कहा जाता है। तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक कैंडल का मतलब है, यानी कि एक वीक में जितनी भी प्राइस ने मूवमेंट की है, पहले प्राइस यहाँ पर थी जब ये कैंडल स्टार्ट हुई है, और जब ये कैंडल खत्म हुई है ये एक वीक के बाद खत्म हुई है, यानी कि ये पूरे 5 दिन की एक कैंडल है। जितनी भी 5 दिन के अंदर मूवमेंट हुई है प्राइस की, वो तमाम एक कैंडल यहाँ पे शो कर रही है। तो अब हम इससे छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, यानी कि डेली के टाइम फ्रेम पे जाएंगे। यहाँ पर एक एक कैंडल का मतलब है एक दिन, यानी कि ये वाली जैसे कैंडल है इसका मतलब है कि एक दिन में ये सारी मूवमेंट हुई है मार्केट में। ये वाली कैंडल है तो इसका मतलब है कि एक दिन में पूरी मार्केट में जो है वो सेलिंग ही आई है। तो ये डेली टाइम फ्रेम का मतलब होता है कि एक कैंडल का मतलब एक दिन की मूवमेंट। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी सेम यही बात है कि एक कैंडल का मतलब है कि 4 घंटे के अंदर इतनी मूवमेंट हुई है। अच्छा, ये अब कंफ्यूज हो रहे होंगे आप। देखिए, ऐसा होता है ट्रेडिंग में कि आपके पास डिफरेंट किस्म के टाइम फ्रेम्स होते हैं। हम ना मल्टीपल फिर टाइम फ्रेम्स के ऊपर जाके टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं। पहले हम वीकली पे जाते हैं, फिर हम डेली पे जाते हैं, फिर हम स्टेप बाय स्टेप पीछे आते जाते हैं, और पीछे आके हम अपने जो प्राइस होती है उसकी मूवमेंट के हिसाब से अपना एनालिसिस करते हैं। टॉप डाउन एनालिसिस की सारी वीडियोस आपको मेरे अगले कोर्सेज में मिल जाएंगी। अगले कोर्सेज में आपको सब कुछ समझ आ जाएगा ये क्या है। अभी आपके लिए सारी चीजें नहीं है, तो आप बस चीजों का मतलब समझने की कोशिश करें। 3 आवर में हर कैंडल का मतलब है कि 3 घंटे के अंदर ये एक कैंडल बनी है। 2 आवर के टाइम फ्रेम पे एक कैंडल का मतलब है कि 2 घंटे के अंदर ये वाली एक कैंडल बनी। 1 आवर पे हम आ गए हैं, तो 1 आवर पे भी सेम यही मतलब है कि एक कैंडल
1 घंटे में मुकम्मल हुई है। 45 मिनट में एक कैंडल 45 मिनट में खत्म हुई, 30 मिनट में 30 मिनट में खत्म हुई, और इस तरह सो ऑन। पीछे 15 मिनट पे अगर हम जाएंगे, एक कैंडल जो है वो 15 मिनट की है। यानी कि आप पीछे पीछे जाते जाएंगे ना। अब ये वाली जैसे कैंडल है, मैं अगर 5 मिनट पे जाऊंगी तो ये 3 हिस्सों में टूटी होगी, यानी कि 3 बेरिश कैंडल्स हमें यहाँ पे नजर आएंगी, क्योंकि वो 5-5 मिनट की कैंडल्स हैं। अब मैं 5 मिनट पे चलती हूँ, मैंने जैसे आपको बताया था। ये देखें, वो जो हमें बड़ी सी कैंडल नजर आ रही थी 15 मिनट पे, वो यहाँ पर 3 कैंडल्स में डिवाइड हुई है, क्योंकि 5 5 5 15 3 कैंडल्स हमें यहाँ पे मिल जाती हैं। इस तरह कैंडल्स के अंदर कैंडल्स, कैंडल्स के अंदर कैंडल्स, और इस तरह काम होता है। यहाँ पे टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम होते हैं। यहाँ 3 मिनट का चार्ट आ गया, यहाँ पे एक कैंडल का मतलब है 3 मिनट। 1 मिनट के चार्ट के ऊपर एक कैंडल का मतलब है 1 मिनट में प्राइस ने कितना मूव किया। तो ये ओवरव्यू था ट्रेडिंग व्यू का। आपको सारी जो भी यहाँ पे लिखी हुई है इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, ये सारे मैंने आपको बताया कि इनका क्या मकसद है। आप डिफरेंट चार्ट्स यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। मैं क्योंकि गोल्ड और बिटकॉइन को करती हूँ ट्रेड, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे अपनी वॉच लिस्ट में ये 2 पेयर्स ऐड किए हुए हैं। आप डिफरेंट कर सकते हैं, जो भी आपको सूट कर रहा है। आपने यूरो यूएसडी करना है। वैसे बिगनर्स के लिए मैं यही कहती हूँ कि आप पहले यूरो यूएसडी पे काम करें, क्योंकि यूरो यूएसडी में ना बिगनर्स के लिए वो इसलिए बेस्ट है, उसमें स्प्रेड बहुत कम होता है और उसमें वॉलेटिलिटी भी इस तरह की होती है जो बिगनर्स आराम से मैनेज कर लेते हैं। ये हमारे पास सेल प्राइस लिखी हुई है। सेल प्राइस को हम बिड प्राइस भी कहते हैं, यानी कि जिस प्राइस पे हमने सेल करना है, यहाँ पे वो वाली प्राइस लिखी हुई है। और ये लिखी हुई है हमारे पास बाय प्राइस, जिसको हम आस्क प्राइस भी बोलते हैं, आस्क रेट बोलते हैं। तो यानी कि जब हम मार्केट में बाय करेंगे तो इस प्राइस पे करेंगे, अगर सेल करेंगे तो इस प्राइस पे करेंगे। जो रीसेंट प्राइस चल रही होती है यहाँ पर वो लिखी होती है। अच्छा, अब ट्रेडिंग व्यू को हम इस्तेमाल करते हैं एनालिसिस करने के लिए। दुनिया में जितने भी ट्रेडर्स हैं तकरीबन सभी ये ट्रेडिंग व्यू इस्तेमाल करते हैं मार्केट को एनालाइज करने के लिए, लेकिन ट्रेड हम यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। यहाँ पे हम सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं। हम ये जान सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि आइंदा अब मार्केट में बाइंग होगी या सेलिंग होगी। हम यहाँ पर ये कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। अब आलमी मार्केट में जब हमने ट्रेड लगानी है तो उसके लिए हमें एक मिडल मैन चाहिए। तो वो जो मिडल मैन है वो हमारा होता है ब्रोकर। ब्रोकर क्या होता है कि हम जब यहाँ पर हमने देखें ट्रेडिंग व्यू पे सारा एनालिसिस कर लिया कि हमने अब यहाँ से बाय की पोजीशन बनानी है। एनालिसिस कैसे करते हैं ये भी मैं आपको अभी बताऊंगी, लेकिन अभी आप बात को समझें। अब हमने यहाँ पे देख लिया कि हमने बाय करना है, लेकिन बाय का ऑर्डर कैसे लगाएंगे। यहाँ पे बाय का ऑर्डर नहीं लग सकता। आप जितना मर्जी से क्लिक करी जाए, यहाँ पे बाय का ऑर्डर नहीं लग सकता। बाय का ऑर्डर लगाने के लिए हमने जो मार्केट में पैसा लगाना है, वो लगाने के लिए हम एक ब्रोकर का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मैंने अभी मिडल मैन का नाम दिया था, जो हमारी ट्रेड को एग्जीक्यूट करवाता है और वो उसकी फीस भी लेता है। हम अगर कोई भी ट्रेड लगाएंगे ना तो उसमें से वो थोड़े से पैसे काट लेगा, थोड़े से डॉलर्स काट लेगा। जैसे अगर आपने $30 की ट्रेड लगाई है तो वो बीच में से $1 काट लेगा। ये उसका अपना कमीशन होगा, क्योंकि उसने हमारी ट्रेड को आलमी मार्केट में एग्जीक्यूट करवाया है, तो वो इस चीज की हमसे फीस लेता है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैं ब्रोकर कौन सा इस्तेमाल करती हूँ। मैं ब्रोकर इस्तेमाल करती हूँ एक्सनेस, और यही मैं आपको रिकमेंड करूंगी। ये किसी की पेड प्रमोशन नहीं है, मैं पर्सनली इसे यूज करती हूँ और बहुत से ट्रेडर्स भी यूज करते हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। और भी आप ब्रोकर्स इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी सूटेबल हो, लेकिन ये मैं आपको कहूंगी कि आप जो भी ब्रोकर इस्तेमाल करने लगे उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस लाजमी पढ़िएगा एक मरतबा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक्सनेस का भी सारा ट्यूटोरियल बताऊं कि वो किस तरह से उसको डाउनलोड करते हैं, किस तरह से उस पर ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो मैं उसके ऊपर बना दूंगी। ये तो हमने बात कर लिया है कि हमने एक्सनेस पे अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, लेकिन ट्रेड हम तभी एग्जीक्यूट करेंगे जब हमें पता होगा हमने बाय करना है या सेल करना है। ये कैसे पता चलेगा बाय करना है या सेल करना है, ये हमें एनालिसिस करके पता चलेगा। अब एनालिसिस कैसे करते हैं हम इस पे बात कर लेते हैं। तो बेसिकली एनालिसिस होते हैं 2 तरह के। एक होता है हमारे पास फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस यानी बुनियादी एनालिसिस। अब चूंकि हमने जब ट्रेड करना है तो हमने यूएसडी के अगेंस्ट ट्रेड करना है। जैसे मैं अगर गोल्ड को भी ट्रेड कर रही हूँ तो मैं उसे यूएसडी के अगेंस्ट ट्रेड कर रही हूँ। यहाँ पे लिखा भी हुआ है गोल्ड वर्सेस यूएस डॉलर। तो इसके लिए हमें जो यूएस गवर्नमेंट है उसके भी हालात का जायजा करना होता है। फंडामेंटल एनालिसिस में बेसिकली यही होता है, हमने जो भी यूएस गवर्नमेंट में चल रहा है, अगर देखिए पाकिस्तान में भी कोई न्यूज आती है जिससे हमारे इन्फ्लेशन रेट पे कोई असर पड़ता है तो फिर हमारी करेंसी पे भी इफेक्ट आता है। इसी तरह अमेरिका में भी जब भी कोई न्यूज आएगी तो उसका इम्पैक्ट सारी मार्केट पे होगा। अब जैसे उनकी जो बिग न्यूज़ होती हैं इकोनॉमी की, इन्फ्लेशन की, इंटरेस्ट रेट्स की, अनएम्प्लॉयमेंट की, या फिर बैलेंस ऑफ रेट्स, ये तमाम जो चीजें हैं ना ये फंडामेंटल एनालिसिस में शामिल होती हैं। जब उनकी ये वाली कोई न्यूज़ आती है तो पूरी मार्केट पर असर पड़ता है, और ये फंडामेंटल एनालिसिस में हमने इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना होता है। जब न्यूज़ होती है तो हम उस टाइम ट्रेड करना प्रेफर नहीं करते हैं। अब ये समझ लें कि फंडामेंटल एनालिसिस से हम मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट में क्या होगा, लेकिन उससे ज्यादा अहम होता है टेक्निकल
एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस की भी अहमियत को हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी है। टेक्निकल एनालिसिस में हम डिफरेंट स्ट्रैटेजीज सीखते हैं, जैसे हम प्राइस एक्शन सीखते हैं, हम एसएमसी सीखते हैं, हम मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज को इस्तेमाल करते हैं ताकि हम मार्केट में जो है वो अच्छी ट्रेडिंग करके पैसा बना सके। ये भी मैं आपको बताऊंगी कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं। बेसिकली मेरे जितने भी कोर्सेज आ रहे हैं उनके अंदर हम ये सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो अभी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे ये तमाम चीज़ें मिस ना हो। अब हम बात कर लेते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस हम कहाँ पर करेंगे, कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप अपने फिर से ब्राउजर पर जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको वेबसाइट बताने वाली हूँ जो आपने सर्च करनी है। यहाँ पर आप लिखेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री। फॉरेक्स फैक्ट्री आप यहाँ पर सर्च करेंगे, सिंपली आपके सामने जो पहली वेबसाइट आएगी आपने इसको ओपन करना है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, आपने यहाँ पे जो ऊपर ऑप्शंस बने हुए हैं ना, इसमें कैलेंडर पे आ जाना है। अब आप यहाँ पर कैलेंडर पे आएंगे ना, तो यहाँ पे आपको साइड पे छोटा सा ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने इसको क्लिक करना है। और जो मेरी सेटिंग्स है आपने सेम इस तरह की सेटिंग्स कर लेनी है, क्योंकि मैंने जो सेटिंग्स की हुई है इसके अंदर हमने सिर्फ जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती है ना, जिसका मार्केट पर फौरन असर आता है, तो हमने यहाँ पे उनको क्लिक किया हुआ है, सिर्फ हमें वही शो होंगी। तो आपने भी सेम इस तरह की सेटिंग्स कर लेनी है सारी, और फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे डिफरेंट देखें आप, डेट्स लिखी होती हैं और उनके सामने लिखा होता है कि कौन कौन सी न्यूज़ेस उस दिन किस टाइम पे आएंगी, ये भी लिखा होता है। और जैसे यहाँ पे ट्यूसडे दिसंबर 9 को ये वाली न्यूज़ेस मार्केट में आनी थी और जिस टाइम पे आनी थी वो भी लिखा हुआ है। तो ये न्यूज़ 2 PM पे आनी थी और इसका हाई इम्पैक्ट था। जो रेड वाली होती है इसका मतलब होता है हाई इम्पैक्ट, और जो ऑरेंज वाली होती है इसका मतलब होता है जो रेड वाली न्यूज़ थी उससे थोड़ा कम इम्पैक्ट होगा इसका। अब यहाँ पे आप देखिए डिफरेंट यहाँ न्यूज़ेस लिखी हुई है, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, हेयरिंग्स, यानी जो भी वहाँ पे यूएस में हो रहा है, जिस तरह की न्यूज़ आ रही है। अगर बुरी न्यूज़ आ रही है तो मार्केट पे बुरा असर पड़ेगा, उनकी करेंसी पे क्योंकि बुरा असर पड़ेगा, और अगर अच्छी न्यूज़ आई है तो अच्छा इम्पैक्ट हम देखेंगे मार्केट में। तो बेसिकली ये चीज़ें होती हैं यहाँ पर। तो अभी आप फंडामेंटल एनालिसिस के लिए सिर्फ ये वाली वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं। जो एक्सट्रीम किस्म के फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं उसके ऊपर भी अगर आप चाहेंगे तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूँ। अब मैंने आपको बता दिया कि फंडामेंटल एनालिसिस किस तरह से करते हैं। अभी इस लेवल पे जब आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो इतना सा ही फंडामेंटल एनालिसिस करना आपके लिए सही रहेगा। आप आगे ट्रेडिंग की दुनिया में आएंगे, आपको और चीज़ें भी पता चलेंगी, उसके साथ साथ मैं आपको डिफरेंट इंफॉर्मेशन देती रहूँगी अपने चैनल पर। तो अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ कि फंडामेंटल एनालिसिस में ना आपने सीपीआई डाटा, एफओएमसी और अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे ही न्यूज़ मार्केट में आती है ना तो आप देखेंगे 1 मिनट की कैंडल इतनी ज़ोर से ऊपर या नीचे जैसा भी रिजल्ट आया होता है उस न्यूज़ का, तो उस तरह से आती है ना, तो उस टाइम पे आपने ट्रेडिंग अवॉइड करनी है। ठीक है, तो ये क्योंकि टाइम मैंने आपको दिखाया कि फॉरेक्स फैक्ट्री पे लिखा होता है कि जिस टाइम न्यूज़ आनी है उस टाइम आपको पता चल जाएगा, उस टाइम आपने मार्केट से दूर रहना है। अब हम बात कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है, और इसी की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और इसी के ऊपर हम ज़्यादा अपनी स्ट्रैटेजीज वगैरह हमारी सारा कुछ रिलाई करता है। तो चलें अब हम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हम अपने चार्ट पर आ चुके हैं और अब हम देखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस किस तरह से किया जाता है। तो पहले जो थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन है ना वो मैं आपको देना चाहती हूँ। देखिए, हम इस मार्केट में आएंगे, हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे, और जाहिर सी बात है कि हमारे पास बहुत बड़ा ह्यूज कैपिटल नहीं हो सकता ट्रेड करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम मिलियंस में कर लेंगे, हम बिलियंस में कर लेंगे, लेकिन हम मार्केट में कहलाते हैं रिटेलर्स, यानी कि हम छोटे लेवल पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम सिर्फ खुद कर रहे हैं, हमारे पास कोई बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं है जिनके जरिए हम ट्रेडिंग करें। तो हम क्या कहलाते हैं, हम रिटेलर्स होते हैं। एक होती है स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी क्या होती है ये भी मैं आपको बताती हूँ। स्मार्ट मनी ना बहुत शार्प माइंडेड लोग होते हैं और ये बड़े बड़े इनके पास बिजनेसेस होते हैं और इनके पास ह्यूज फंड्स होते हैं। ये बड़े बड़े बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इनके पास बड़ा बड़ा पैसा होता है और ये मार्केट में अपना जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं एक बड़ा मूव आता है। आप खुद सोचो ना, जैसे अब मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। अब ये एक पूल है, यहाँ पर छोटे छोटे आप समझे कि बच्चे हैं और उसमें स्विमिंग कर रहे हैं, लेकिन जब तक यहाँ पर बच्चे स्विमिंग करते रहेंगे तब तक इतना बड़ा हमें कोई मूव, मतलब इतना कोई हमें इसके असरात नजर नहीं आएंगे। लेकिन जैसे ही आप समझे कि यहाँ पे एक एलिफेंट कूद गया है, एलिफेंट जब आएगा तो अचानक से पानी उछल के बाहर की तरफ आएगा और हमें पता चल जाएगा कि भाई कुछ हुआ है यहाँ पर। इसी तरह से मार्केट में भी जब रिटेलर्स ट्रेड कर रहे होते हैं तो ऐसे छोटे छोटे मूव्स आ रहे होते हैं, लेकिन जब स्मार्ट मनी एंटर होती है तो इतना बड़ा मूव आता है, इतना क्लीन मूव आता है। जैसे आप ये देख रहे हैं ना, ये वाला मूव जो है ये इंतहाई क्लीन मूव है, क्लीन तरह की कैंडल
कैंडल्स बनी और मार्केट नीचे गिरी है, तो ये स्मार्ट मनी ने मूव करवाया था। स्मार्ट मनी ने मार्केट में बड़ा सारा पैसा लगाया जिसकी वजह से मार्केट फौरन से फॉल की है, उन्होंने अपनी डायरेक्शन में मार्केट गिराई है। तो रिटेलर्स क्या होते हैं? हम जैसे लोग होते हैं जो छोटे लेवल पर ट्रेडिंग कर रहे हैं। और स्मार्ट मनी क्या होती है? जो बड़े बड़े फंड्स जिनके पास मौजूद होते हैं, जो बड़े बड़े बैंक से जिनका ताल्लुक होता है, तो वो होते हैं स्मार्ट मनी। अब स्मार्ट मनी हमें जगह जगह ट्रैप करती है, क्योंकि वो, आप ये चीज समझे कि कोई मार्केट में पैसा गवाएगा तो कोई बनाएगा ना। अगर कोई पैसा लूज कर रहा है तो फिर ही दूसरी पार्टी पैसा बनाएगी यहाँ पर। लेकिन मोस्टली यहाँ पर रिटेलर्स ही पैसा लूज करते हैं। जो स्मार्ट मनी है वो हमेशा यहाँ पर पैसा बनाती है। वो आपको जगह जगह आपका एसएल हंट करेगी। एसएल क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। वो आपका लॉस होता है, तो वो आपका लॉस करवाएगी और खुद वो प्रॉफिट करेगी, क्योंकि किसी एक पार्टी ने लूज करना है, किसी एक पार्टी ने विन करना है। आपको पता है कि दुनिया में हर चीज इक्विलिब्रियम में चल रही है, तो ट्रेडिंग में भी हर चीज इक्विलिब्रियम में चलती है। एक पार्टी पैसा गवाएगी तो दूसरा कमाएगी। मैंने आपको बता दिया रिटेलर्स क्या होते हैं और स्मार्ट मनी क्या होती है। और हमने क्या करना होता है कि स्मार्ट मनी के तमाम जो बिछाए हुए जाल होते हैं उनसे बच के ट्रेडिंग करनी होती है, ताकि हम भी इस मार्केट में पैसा बना सकें। अच्छा, अब मैं आपको बेसिक सी चीजें समझाने लगी हूँ। तो सबसे पहले जो मेन चीज है ट्रेडिंग की वो है कैंडल्स। जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाई, ये हजारों लाखों यहाँ आपके सामने कैंडल्स बनी हुई है। एक एक जो चीज आपको नजर आ रही है इसको कैंडल कहा जाता है। मैं जानती हूँ जैसे ही आपने कैंडल का लफ्ज सुना है तो आपके ज़हन में वो मोमबत्ती आई है। ये वो वाली कैंडल्स नहीं है, ये प्राइस ने बनाई होती हैं। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कैंडल्स किस तरह से ओपन होती हैं, किस तरह से क्लोज होती हैं और क्या इनका हिसाब किताब होता है। तो मैं आपके सामने ये कुछ कैंडल्स बना रही हूँ। अच्छा, अब आपने इतनी सारी यहाँ पर ग्रीन कैंडल्स देखी हैं, तो ग्रीन कैंडल्स जो भी होती हैं उनका मतलब होता है बाय की कैंडल। ये बाय की कैंडल है। और यहाँ पर हम एक और कैंडल बना लेते हैं। और आपने यहाँ पर काफी सारी रेड कैंडल्स भी देखी हैं। जो रेड कैंडल्स थी उसका मतलब था सेल की कैंडल। अब ये मैं एक और कैंडल बना रही हूँ, इसका कलर हम यहाँ से रेड कर देते हैं। तो अब हम कैंडल की सारी थियरी पढ़ने वाले हैं कि कैंडल क्या होती है, कैसे बनती है, किस तरह से क्लोज होती है। तो ये सारी बातें हम यहाँ पर अब देखने वाले हैं। तो मैंने आपके सामने दो कैंडल्स बनाई हैं। ये एक आपको ग्रीन कलर में नजर आ रही है और एक ये रेड है। ग्रीन कैंडल का मतलब होता है बाय की कैंडल और रेड कैंडल का मतलब होता है सेल की कैंडल। अब बाय की कैंडल को हम बुलिश भी कहते हैं। जहां जहां आपको बाय की चीजें नजर आएंगी उसे हम बुलिश भी कहते हैं, उसे हम बाय साइड भी कहते हैं, उसे हम अप ट्रेंड भी कहते हैं। तो इस तरह से इनके नाम है। अब ये कैंडल है तो ये बाय की कैंडल है, इसलिए हम इसको बुलिश कैंडल कहेंगे। ये कैंडल सेल की कैंडल है तो इसको हम बेरिश कैंडल कहेंगे। तो ये सेल का एक और नाम होता है बेरिश, बाय का एक और नाम होता है बुलिश। अब ये जो कैंडल है, अब आपके सामने ये एक बड़ा सारा पार्ट बना हुआ है, इसको हम बॉडी कहते हैं। जैसे ये भी चाहे रेड कैंडल है चाहे ग्रीन कैंडल है, इन दोनों के जो दरमियान वाला बड़ा पार्ट है इसको हम बॉडी कहते हैं कि ये कैंडल की बॉडी है। चाहे ये बुलिश कैंडल है चाहे बेरिश कैंडल है, लेकिन ये जो आपको दरमियान वाला बड़ा सा पार्ट नजर आ रहा है इसे हम बॉडी कहते हैं कि ये कैंडल की बॉडी है। और जो ये आपको छोटी छोटी सी डंडियां नजर आ रही हैं, ये बड़ी भी हो सकती हैं छोटी भी हो सकती हैं, इसको हम विक बोलते हैं कि ये बॉडी की विक है। तो मेन जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो हमारे पास ये दरमियान वाला हिस्सा होता है, लेकिन हम इन विक्स को भी इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि ये भी कैंडल का पार्ट है। हम इसके बारे में आगे जाके भी देखते रहेंगे कि ये किस तरह से होती हैं, इनका क्या रोल होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि बॉडी कैंडल जो है बनती कैसे है, कैसे क्लोज होती है, कैसे ओपन होती है। अब हम पहले इस पर बात कर लेते हैं। तो पहले कैंडल ने क्या किया कि कैंडल यहाँ से आप समझें कि इस तरह से कुछ भी नहीं था। पहले यहाँ कैंडल स्टार्ट हुई है तो पहले ये नीचे जाएगी, नीचे जब गई तो इसका कलर रेड हो गया, ठीक है। यहाँ तक जो था इसका कलर रेड हो गया। लेकिन फिर जब इसने ऊपर को मूव किया तो जैसे ये ऊपर को जाएगी ना, तो पीछे से जो जहाँ जिस जगह से ये मुड़ी है वापस, वहां पर ये इस तरह की डंडी बना देगी। ये हम कहेंगे इसे विक है। और फिर जब मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, यानी जिस प्राइस पर ये ओपन हुई थी उस प्राइस से अब ये कैंडल ऊपर जा रही है। तो जब ये ऊपर जाना शुरू होगी तो ये कलर ऑटोमेटिकली यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि प्राइस अब जहाँ पर ओपन हुई थी कैंडल उससे ऊपर जा रही है। और इस तरह आप समझे कि ये ऊपर जाती रहेगी कैंडल और ये तब तक ग्रीन में रहेगी जब तक प्राइस ऊपर है। फिर यहाँ तक गई है और फिर ये कैंडल नीचे आके यहाँ पर क्लोज हो जाएगी और ये क्लोज होगी ग्रीन में। और जहां तक ये ऊपर गई थी वहां तक ये दोबारा से डंडी बना देगी और ये नीचे आकर क्लोज हो जाएगी। लेकिन चूंकि जहां पर ये कैंडल शुरू हुई थी वो ये वाली जगह थी और यहाँ से मार्केट में प्राइस ऊपर गई है, इसलिए ये कैंडल ग्रीन में क्लोज हुई है। अगर आप फर्ज करें कि कैंडल यहाँ से शुरू हुई है लेकिन प्राइस फॉल हो गया है, मार्केट में एक फॉल आ गया, तो कैंडल इस तरह से नीचे आके रेड में क्लोज हो जानी थी। लेकिन चूंकि प्राइस ऊपर गई है तो कैंडल ग्रीन में क्लोज हुई। यानी क्या हुआ, यहाँ से कैंडल स्टार्ट हुई है तो इसे हम कह देंगे ओपन हुई। फिर कैंडल विक बनाने के लिए नीचे आई थी तो इसे हम कह सकते हैं कि लो लगाया। फिर उसके बाद क्या हुआ, कैंडल ऊपर गई है, यानी जहां से ओपन हुई थी उससे ऊपर चली गई है। तो यहाँ पर
क्या हुआ कि मार्केट यहाँ तक ऊपर आई थी, तो यहाँ उसने अपना हाई बना दिया है, ये हाई बनाया और वापस आके यहाँ नीचे यहाँ करके क्लोज हो गया। तो यहाँ हम लिख देते हैं सी, यहाँ आके क्लोज होगी। यानी पूरी इस कैंडल में क्या क्या प्रोसेस उसने किया, ओपन हुई, नीचे आई, लो लगाया, ऊपर गई है, हाई लगाया और फिर वहां से आके यहाँ पर क्लोज हो गई है। यानी कि OLHC। जब बुलिश कैंडल बनेगी तो क्या बनेगा, OLHC। पहले क्या करेगी मार्केट, अब ओपन होगी, फिर वो अपना लो बना देगी, फिर अपना हाई बनाएगी और फिर वो क्लोज हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि आपको हर बुलिश कैंडल इसी तरह की नजर आए, इसके डिफरेंट पैटर्न्स हो सकते हैं। अब मैं आपको बुलिश कैंडल की एक और एग्जांपल बताने लगी हूँ। आप समझें कि इस तरह से कोई भी कैंडल फॉर्म नहीं हुई है और ये वो प्राइस जहाँ से कैंडल ने स्टार्ट होना है। तो कैंडल क्या करेगी, पहले नीचे आएगी, नीचे आके उसने यहाँ पे विक बना ली कैंडल ने, ठीक है। अब वो यहाँ से ऊपर जाएगी, जब जिस प्राइस पर ओपन हुई थी इस प्राइस पर यहाँ से ऊपर जा रही है, तो ये ऑटोमेटिकली ग्रीन बनेगी और सिंपल यहाँ जाके क्लोज हो गई है। और उसने ऊपर से इस तरह नहीं किया कि ऊपर जाए फिर से वापस आके क्लोज हो तो यहाँ पे विक छोड़ दे, इस तरह नहीं किया, वो डायरेक्ट यहाँ आके क्लोज हो गई, इससे ऊपर गई नहीं है। तो ये एक और हमारे पास कैंडल की एग्जाम्पल है। इस तरह से डिफरेंट कैंडल्स आपको बनती हुई नजर आएंगी। आपको इस तरह की कैंडल भी नजर आएगी, ये जो होती है इसको हम पिन बार भी कहते हैं। इस तरह से इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं कैंडल्स की जो मार्केट में बनती है। लेकिन आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो हैं वो याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न्स को आपको बता रहे होते हैं, आपने छोटी छोटी वीडियोस देखी होंगी। अगर आपने इस कैंडलस्टिक को मास्टर कर लिया तो आपको प्राइस के मूव करने से पहले ही पता चल जाएगा कि मार्केट क्या करने वाली है। तो ये तमाम चीजें बेकार होती हैं, फजूल होती हैं, दूर रहिएगा इससे। अब हम बात करते हैं बेरिश कैंडल की। तो क्या हुआ, कैंडल पहले इस प्राइस पर थी, पहले प्राइस ऊपर गई, यहाँ तक जो है जब तक मार्केट में प्राइस जहाँ से ओपन हुई कैंडल उस उधर से ऊपर गई है तो तब ग्रीन हो जाएगा हिस्सा। लेकिन जैसे ही जहां पर कैंडल ओपन हुई थी उधर से उसकी प्राइस नीचे गिर जाती है तो ऑटोमेटिकली कैंडल का कलर रेड हो जाएगा, यानी कि कैंडल बेरिश बनना शुरू हो जाएगी, सेलिंग आनी शुरू हो जाएगी मार्केट में। तो इस तरह से कैंडल नीचे तक मूव करेगी और यहाँ तक आप समझे नीचे गई है, उसके बाद दोबारा से यहाँ ऊपर जाके क्लोज हो गई है। तो ये जो जहां तक मार्केट आई थी और वापस मुड़ गई है वहां वाले हिस्से पर एक विक बन जाएगी। इस तरह से आपको एक छोटी सी डंडी शो होगी, इसे हम विक बोलते हैं। तो ये विक बना देगी मार्केट बताएगी कि मैं यहाँ तक गई थी लेकिन मैं वापस आ गई हूँ। कैंडल सारा अपना बता रही होती कि मैं कहाँ तक गई थी, मैं वापस आ गई हूँ। हमारा यहाँ पर ये बेरिश कैंडल की एग्जांपल थी। और भी कई किस्म की बेरिश कैंडल्स बनती हैं, जैसे कि मैं आपको 2-3 बता भी देती हूँ। यहाँ पर आपको समझे कि इस तरह से ये बना है, ये बॉडी है और साथ में इसके साथ लंबी सी विक भी हो सकती है। आप चार्ट पे देखेंगे आपको डिफरेंट किस्म की कैंडल्स जो हैं वो नजर आएंगी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि सिंपल कैंडल स्टार्ट हुई थी, यहाँ तक ये नीचे गई, जब तक नीचे रही है तब तक भी ये रेड ही रहेगी, क्योंकि जहाँ से प्राइस स्टार्ट हुई थी, जहाँ से कैंडल स्टार्ट हुई थी वो वहां से फॉल कर गई है। तो जब फॉल आएगा मार्केट में तो वो रेड हो जाएगी कैंडल। यहाँ से नीचे गिरी, जहां तक नीचे गिरी है वहां से वापस मुड़ी तो यहाँ एक छोटी सी डंडी बन जाएगी जिसे हम विक बोलते हैं। अब ये विक से मार्केट ऊपर चली गई और यहाँ पर आकर क्लोज हो गई है। तो सिंपल जहां से स्टार्ट हुई थी वहां से नीचे नीचे क्लोज हुई है, तो इसलिए ये कैंडल रेड बनेगी और इसे हम पिन बार बोलते हैं। अच्छा, तो अब हमने सारी बात कर ली है कि कैंडल्स कैसे बनती हैं, कैसे ओपन होती हैं, हाई लगाती हैं, लो लगाती हैं, क्लोज हो जाती हैं। ये सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ ली हैं। आप जब मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे तब आपको ये सारी चीजें आसान लगेंगी। अभी आपको कम्प्लेक्स लग सकती हैं, बट यू जस्ट नीड टाइम टू गिव योरसेल्फ, तो आपको ये सारी चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी। अब ये हमने सारी कैंडल्स के बारे में बात कर ली है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे जो बेसिक टर्म्स होती हैं जो मैं बार बार अपने आगे आने वाले कोर्सेज में यूज करूंगी। अब हम उनकी बात कर लेते हैं। जैसे ये सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें होती हैं, ये बेसिक टर्म्स होती हैं। अब मैं आपको पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस का थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये क्या होती है। माने कि यहाँ पर एक सरफेस बनी हुई है, आप इसे फर्श मान लें। आप समझे कि हमने एक बॉल थ्रो की है फर्श के ऊपर। जब हम फर्श के ऊपर बॉल ऐसे फेंकेंगे तो वो बार बार उधर से टैप होगी, कभी उछलेगी, वहां पर फिर से वापस आएगी, फिर उछलेगी, फिर से वापस आएगी और इस तरह से होगा। अब एक और इस तरह की मैं आपको एग्जांपल बना के दिखाती हूँ। समझ लें कि ये एक छत है, ये ऊपर वाली सरफेस है और यहाँ पर आप समझें कि कोई चीज जाती है, बार बार टकरा टकरा के इस तरह से वापस आ जाती है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास दो एग्जांपल्स आ गई। तो जहां पर बार बार नीचे से सपोर्ट हो रही थी, जो नीचे मैंने आपको बताया ये फ्लोर था, अब आप समझ लें कि इसे हम यहाँ पर ट्रेडिंग में सपोर्ट कहते हैं। यानी कि कोई ऐसी जगह जहां पर प्राइस आए और बार बार वहां से बाउंस हो, बार बार वहां से टकराती है फिर ऊपर चली जाती है, उसको हम कहते हैं कि यहाँ से ना प्राइस सपोर्ट ले रही है, यहाँ बार बार टैप होती है और यहाँ पर अप जाती है, तो इसे हम कह देते हैं सपोर्ट।
हम यहाँ पे टाइप भी कर लेते हैं। तो यहाँ ये कोई भी प्राइस हो सकती है, समझ लें ये 100 रुपीज़ की प्राइस है जहाँ से बार बार जो है मार्केट बाउंस हो रही है, तो हम कहेंगे कि 100 रुपीज़ की प्राइस पर मार्केट ने एक सपोर्ट बनाई हुई है, तो यहाँ से हम बार बार बाइंग को देख सकते हैं। तो अब हम ये वाली मिसाल देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये एक रुकावट है जहाँ से बार बार कोई चीज़ टकरा रही है। अब यहाँ पर हम इसे ट्रेडिंग की दुनिया में रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये रेजिस्टेंस बनी हुई है जहाँ से बार बार प्राइस रेजिस्ट होगी, बार बार प्राइस रिजेक्ट होकर नीचे आ जाएगी, फिर वापस जाएगी, फिर यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे आ जाएगी, तो इसे हम यहाँ पे रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये भी यहाँ पे कोई भी प्राइस हो सकती है जहाँ से मार्केट बार बार रेजिस्ट कर रही होगी, प्राइस वहाँ से बार बार टकरा कर नीचे आएगी, तो इसे हम सिंपली रेजिस्टेंस बोलते हैं। अच्छा, मैं डिमांड और सप्लाई लेवल के बारे में भी आपको यहीं पर बता देती हूँ। डिमांड और सप्लाई लेवल भी कोई इसी तरह के लेवल होते हैं। जैसे आप ये वाला लेवल समझ लें कि ये है एक डिमांड लेवल। डिमांड लेवल ये इस तरह से है क्योंकि जब जब यहाँ पर ऐसे मार्केट में बाइंग आएगी तो एक तो इसे हम सपोर्ट कहते हैं, तो दूसरा हम इसको डिमांड लेवल भी कह सकते हैं कि हम यहाँ से बाइंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो मैं आपको बताऊंगी कि डिमांड लेवल किस तरह से मार्क करते हैं। मेरे आगे आने वाले कोर्सेज में हर चीज़ आपको मिलेगी। बेसिकली मैं यहाँ पे ना आपको सिर्फ टर्म्स सिखा रही हूँ ताकि जब मैं टर्म्स यूज़ करूँ तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो सपोर्ट को ही हम यहाँ पर डिमांड लेवल भी बोलते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ साथ। क्या होता है कि हम यहाँ पर बार बार बाइंग देखते हैं, बार बार यहाँ पर बायर्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इसी तरह अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस में भी सेम यही इसी तरह से ना बार बार यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो रही है तो हम इसको सप्लाई लेवल भी कहते हैं कि यहाँ पर बार बार सेलिंग आ रही है, तो इसे हम सप्लाई लेवल भी कह सकते हैं। सप्लाई लेवल के बारे में भी इनको कैसे मार्क करते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं, सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, तो इसके ऊपर हम उन वीडियोस में बात करेंगे। तो ये था बेसिक प्राइस एक्शन। बेसिक प्राइस एक्शन की जो टर्म्स हैं इस्तेमाल होने वाली हैं, मैंने आपको वो बता दी हैं। अच्छा, तो मैंने अभी आपको सारी ये बताया कि जो सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह की टर्म्स हैं ये किस तरह से इस्तेमाल होती हैं, क्या इनके पीछे लॉजिक होता है। अब मैं यहाँ पे चार्ट्स पे आ गई हूँ ताकि यहाँ पर थोड़ी सी आपको मार्क करके बताऊँ, ताकि आप जब रियल चार्ट्स पर जाएं तो आपको खुद भी मार्क करने में कोई मसला ना हो। मैंने बात की थी अभी रेजिस्टेंस की, जहाँ बार बार प्राइस जो है वो रिजेक्ट होती है। अब यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस नजर आ रही है। अब देखें आप, एक दफ़ा यहाँ पर प्राइस गई, फिर से रिजेक्ट होगी, फिर दूसरी मरतबा रिजेक्ट हुई है, तीसरी मरतबा रिजेक्ट हुई है, चौथी मरतबा हुई है, तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस थी, एक सप्लाई लेवल था जहां से बार बार मार्केट में सेलिंग आई है। इसी तरह अब हम जाकर ना पीछे कोई सपोर्ट की भी एग्जांपल ढूंढ लेते हैं, मुझे मिल गई है साथ ही। ये देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, बार बार यहाँ पर प्राइस आके टैप करती है और बाउंस हो जाती है, टैप करती है बाउंस होती है। इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई ना कोई तो रुकावट है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से यहाँ पर बार बार प्राइस यहाँ से बाउंस हो रही है। तो इसे हम क्या कहेंगे कि यहाँ मार्केट बार बार सपोर्ट ले रही है। तो ये इसे हम डिमांड लेवल भी कह सकते हैं कि यहाँ से मार्केट में बार बार बाइंग आती है। तो ये तमाम लॉजिक हम किस तरह से इसको फाइंड करते हैं, किस तरह से ट्रेड करते हैं, ये हम इसको पढ़ेंगे आगे आगे। बेसिकली अभी आप जाकर सिर्फ चार्ट्स के ऊपर ना इसकी प्रैक्टिस करें, इनको ढूंढने की कोशिश करें ताकि आपको इसके ऊपर थोड़ा सा पता चले कि आगे हमने करना क्या है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं मार्केट कंडीशंस की, कि मार्केट नॉर्मली किस तरह से बिहेव करती है, क्या इसकी कंडीशंस होती हैं। तो मैंने आपके सामने यहाँ पर 3 तरह की कंडीशंस लिखी हैं जो मार्केट में रोज होती हैं। एक होता है अप ट्रेंड, एक होती है कंसोलिडेशन, और एक आपके सामने लिखा हुआ है डाउन ट्रेंड। अब मैं आपको इनको एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ कि ये होती क्या है। अच्छा, अप ट्रेंड में क्या होता है कि प्राइस ना हमारे पास ऊपर की तरफ मूव कर रही होती है इस तरह से। अब आपके ज़हन में सवाल आया होगा कि मैंने जिगजैग की फॉर्म में ऊपर को क्यों किया है, क्योंकि कभी भी मार्केट में प्राइस इस तरह से सीधी तरह से ऊपर नहीं जाएगी। हमेशा प्राइस ने ऐसे जिगजैग की फॉर्म में ही ऊपर जाना है। इसको हम कहते हैं कि मार्केट हायर हायर और हायर लोज लगाते हुए ऊपर जा रही है। अब जहां पर आपको इस तरह से ऊपर वाला ये जिगजैग का आपको स्विंग नजर आएगा ना, तो इसे हम बोलते हैं हायर हाई। जब अप ट्रेंड में मार्केट है तो वो हायर हाई और हायर लो लगा रही है, क्योंकि ये अब देखें प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, हाई जा रही है, इसलिए हम इसको बोलते हैं हायर हाई और हायर लोज। मैं आपको यहाँ पे साथ साथ टाइप करके बताती हूँ। तो यहाँ मैंने टाइप कर लिया है, ये जो ऊपर वाला पॉइंट आपको नजर आएगा अप ट्रेंड के अंदर, इसे हम बोलते हैं हायर हाई। यानी कि पिछला जो हाई था उससे भी ऊपर मार्केट ने एक और हाई बना दिया, तो इसलिए हम बोलते हैं हायर हाई। फिर उससे नीचे आया तो यहाँ इसको हम बोल देंगे हायर लो, यानी पिछले लो से ऊपर वाला लो, तो इसलिए हम इसे बोलेंगे हायर लो। फिर मार्केट में प्राइस ऊपर गई, यहाँ पर आई, तो ये वाला जिगजैग का जो स्विंग है इसे हम फिर से बोलेंगे हायर हाई। क्यों? क्योंकि पिछले हाई से भी ऊपर एक हाई बन गया, तो इसलिए हम बोलेंगे इसे हायर हाई।
और यहाँ पर हायर लो इसलिए बोलेंगे क्योंकि पिछला जो लो था उससे भी एक और हाई पर लो बन गया है, तो इसे हम बोलेंगे हायर लो। तो इस तरह से जिगजैग की फॉर्म में आपको प्राइस ऊपर जाती हुई नजर आएगी और इसे हम बोलते हैं अप ट्रेंड। इसमें एंट्रीज किस तरह से लेनी है, क्या कुछ करना है, वो सब कुछ आपको मिलेगा मेरे यूट्यूब चैनल पर। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ अपलोड करूंगी। अच्छा, यहाँ मैंने आपको बताया कि प्राइस कभी भी इस तरह से 90 के एंगल से ऊपर नहीं जाएगी, जिगजैग की फॉर्म में जाएगी। इसके पीछे का जो लॉजिक है ये मैं आपको बता देती हूँ। अगर ऊपर जाएगी तभी इसी तरह से जाएगी, जब नीचे जाएगी तब भी ऐसे जिगजैग की फॉर्म में जाएगी। वो इसलिए क्योंकि जब ऐसे मार्केट में हायर प्राइस आ जाती है तो स्मार्ट मनी ने दोबारा से जब बाय करना होता है तो वो लोअर प्राइस पे बाय करती है, क्योंकि हमारे पास एक रूल ट्रेडिंग में इस्तेमाल होता है, ऑलवेज बाय लो एंड सेल हाई। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया है ऑलवेज बाय लो एंड सेल हाई। ये तो आपने अपने पास बिल्कुल संभाल के रखना है, कहीं साइड पे लिख के रख लें। आपने हमेशा लोअर प्राइस के ऊपर बाय करना है और हायर प्राइस के ऊपर सेल करना है, फिर आप अच्छा प्रॉफिट बना सकेंगे। यहाँ पर जब स्मार्ट मनी ऊपर को मार्केट में लेके जा रही होती है, मार्केट को ऊपर लेके जा रही है, तो उसने अब दोबारा से बाय करना है, तो वो इसी प्राइस पे बाय नहीं करेगा क्योंकि यह हायर प्राइस है। उसने क्या करना है, उसने जब बाय करना है तो उसने बाय लो करना है। बाय लो करने के लिए उसको लोअर प्राइस चाहिए, बाय करने के लिए दोबारा से मार्केट को नीचे लेके आएंगे, फिर यहाँ से दोबारा से बाय करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ तक आ जाएंगे, दोबारा से एक हायर हाई लगाएंगे, फिर उन्होंने दोबारा से बाय करना होगा। बाय करने के लिए उनको लोअर प्राइस चाहिए, वो लोअर प्राइस पे मार्केट को लेके आएंगे और फिर ऊपर जाएंगे। इस तरह से ये फिर सो ऑन जो है ट्रेंड चलता है। अब हम बात करते हैं कंसोलिडेशन की। तो कंसोलिडेशन क्या होती है कि उसमें प्राइस सिर्फ एक ही रेंज में घूम रही होती है, एक ही जगह से बाई हो जाएगी, सेल हो जाएगी, यानी कि जितना प्राइस ने अपर मूव दिया उतना ही डाउन मूव दे दिया, कोई मूव नहीं होता। बार बार इसमें एसएल हंटिंग होती है और कंसोलिडेशन में ट्रेड करना बिल्कुल फजूल है। कहते हैं ट्रेंड इज फ्रेंड, ये मोटो आपने याद रखना है, ट्रेंड इज फ्रेंड। जब आप ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हैं तो आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी होगी, आपके एसएल हिट होने के चांसेस कम होते हैं और ट्रेंड के साथ आपने हमेशा ट्रेड करनी है। कंसोलिडेशन में क्या होता है कि आप समझे यहाँ पे प्राइस थी 5 रुपीज पर, तो 5 से जाएगी 10 पर, 10 से दोबारा से 5 पर, 5 से फिर से 10 पर, यानी उसी रेंज में घूमी जाएगी। जितना प्लस होगा उतना ही माइनस हो जाएगा, यानी जीरो पे रहेगा, कोई काम नहीं होगा। तो कंसोलिडेशन में कुछ इस तरह के हालात होते हैं। अब हम बात करते हैं डाउन ट्रेंड की। डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि जिस तरह मैंने भी आपको बताया, अप ट्रेंड में मार्केट हायर हाई हाई लो लगाती हुई ऊपर जाती है, डाउन ट्रेंड में भी कुछ इसी तरह जिगजैग की फॉर्म में मार्केट नीचे आ रही होती है। फिर से वही बात, अगर मार्केट ने नीचे गिरना है तो वो ऐसे 90 के एंगल से आपको नीचे गिर के नहीं दिखाएगी, क्योंकि स्मार्ट मनी हमेशा बाय लो सेल हाई करती है। जब भी उसने मार्केट में सेलिंग लेके आनी है तो वो बार बार एक दफा हायर प्राइस पर जाएगी ताकि वो अच्छी सेलिंग कर सके, ताकि वो अच्छा प्रॉफिट बना सके। अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, इन पॉइंट्स को। अब डाउन ट्रेंड है, चूंकि मार्केट नीचे गिर रही है तो हम इसलिए यहाँ पर इसे लोअर हाई और लोअर लोज बोलेंगे, यानी नीचे गिरते हुए मार्केट ने एक हाई लगाया, वो हो गया लोअर हाई क्योंकि ये डाउन ट्रेंड है, और नीचे गिरते हुए मार्केट ने एक लो लगाया तो हम बोलेंगे लोअर लो। अब उससे आगे आप देखें तो यहाँ पर दोबारा एक लोअर हाई क्यों बना है, यानी जो एक लोअर हाई बना हुआ था उससे नीचे भी एक और हाई बन गया, तो वो जो ऊपर वाले हाई से नीचे हाई बनेगा उसे हम बोलेंगे लोअर हाई, और इसी तरह जो पिछले वाले लो से भी नीचे लो बन जाएगा उसको हम कहेंगे लोअर लो, और सो ऑन। इस तरह से हमारा ट्रेंड चलता रहेगा। ठीक है, तो क्या हुआ, अप ट्रेंड में हमारे पास बनते हैं हायर हाइज और हायर लोज, डाउन ट्रेंड में हमारे पास बनते हैं लोअर हाइज और लोअर लोज। जिगजैग की फॉर्म में ही मार्केट ऊपर जाएगी, जिगजैग की फॉर्म में ही नीचे आएगी। वो इसलिए क्योंकि डाउन ट्रेंड में क्या होगा कि बार बार स्मार्ट मनी चाहती है कि वो सेल हाई करे, वो चाहती है कि प्राइस ऊपर आए फिर हम सेल करें, क्योंकि उसको सेल करना है तो महंगी प्राइस से सेल करना है ताकि उसे प्रॉफिट हो। वो प्राइस को अगर देखें समझे, यहाँ पे लोअर लो बना हुआ है ना, वो प्राइस को दोबारा जानबूझकर ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ तक लाएंगे और फिर दोबारा से फॉल आएगा मार्केट में। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने सेल हाई करना है। आपने इसको याद रखना है हमेशा, बाय लो सेल हाई एंड ट्रेंड इज योर ट्रेंड। आप जब जब ट्रेंड के साथ ट्रेड करेंगे आपकी ट्रेडिंग अच्छी होगी। कंसोलिडेशन में आप ना ही ट्रेड करें, मैं तो ये रिकमेंड करती हूँ कि आप कंसोलिडेशन में ट्रेड ना किया करें। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड आपके लिए बेस्ट है। तो अभी मैंने आपको अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और कंसोलिडेशन बताया था, क्योंकि मैं इसके एग्जाम्पल्स आपको दिखाना चाहती थी इसलिए मैं चार्ट्स पर आ गई हूँ। अब यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले आपको डाउन ट्रेंड नजर आ रहा है, तो हम यहाँ पर साथ में पाथ ड्रॉ करते हैं। ये देखें, जिगजैग की फॉर्म में मार्केट फॉल कर रही है, नीचे गिर रही है।
जैसे मैंने आपको बताया था, लोअर हाई लोअर लोज लगाते हुए मार्केट नीचे गिर रही है, तो यहाँ हमने देखा ये एक डाउन ट्रेंड बना है मार्केट में। अब यहाँ पे जो आगे हो रहा है ये कंसोलिडेशन है, यानी देखिए आप इतनी सी रेंज के अंदर मार्केट घूमी जा रही है, कभी ऊपर कभी नीचे, तो यहाँ पर ट्रेड करना मैंने अवॉइड किया था। अब आपने देखा कि ये इतनी जो रेंज चली है ये सारी कंसोलिडेशन की थी। अब इसके आगे क्या हुआ है, बाय ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। यहाँ आप देखेंगे, ये देखें मुसलसल हायर 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 लोज लगना शुरू हो गए हैं। तो ये मैं आपको बता रही थी कि जिगजैग की फॉर्म में मार्केट हमेशा ऊपर जाएगी और ये हमारे पास एक अप ट्रेंड बन गया है। तो ये एक सेल ट्रेंड बना, ये एक अप ट्रेंड बना और दरमियान में जो है ये सारी कंसोलिडेशन है। मैं जो भी आपको बता रही हूँ साथ साथ ही लाइव चार्ट के ऊपर आपको एग्जांपल्स दिखाई जा रही हूँ ताकि किसी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे। मैं दोबारा कह रही हूँ कि जो कुछ मैंने आपको सिखाया है नोट डाउन करें और साथ में फौरन जाके मार्केट में इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आगे जो मैं कोर्स अपलोड करूंगी वो आपको पूरी तरह से समझ आ जाए। अब हमने तकरीबन सारे ही बेसिक टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं, लेकिन छोटी मोटी चीज़ें जो आपको पता होना ज़रूरी है अब हम उनके पर बात कर लेते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी बाय और सेल की पोजीशन लगाना। अब ये देखेंगे, जो मैंने आपको कुछ ड्राइंग्स कहा था ना कि आप अपने पास स्टार करके रख लें, उसके अंदर से आपको ये लॉन्ग पोजीशन नज़र आ रही है। जो बाय की पोजीशन होती है ना उसको हम लॉन्ग पोजीशन भी कहते हैं। बाय की ट्रेड को लॉन्ग करना भी कहते हैं, सेल की ट्रेड को शॉर्ट करना भी कहते हैं। तो ये इनके डिफरेंट नाम होते हैं। तो मैं दोबारा से ये नाम आपको रिपीट करके बता देती हूँ। सेल के लिए एक सेल साइड भी हम बोल सकते हैं, एक हम उसे बोल सकते हैं बेरिश हम ट्रेड ले रहे हैं, एक हम बोल सकते हैं कि हम शॉर्ट करने लगे हैं। दूसरा हम बात कर लेते हैं बाय के लिए, तो हम कहेंगे कि हमने बाय की ट्रेड लेनी है, या हम कहेंगे हम बुलिश ट्रेड लेने वाले हैं, या हम बोलेंगे कि हम लॉन्ग करने वाले हैं। तो ये तीन तीन नाम है दोनों के, आपने याद रखने हैं, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये जो चीजें मैंने आपको स्टार्ट करवाई थी उसमें जो ये वाली आपको पोजीशन है ना लॉन्ग पोजीशन, ये आप लगा के देखें, इस तरह से आपका कुछ बन जाएगा। ठीक है, आपका बनेगा यहाँ पे रेड, नीचे वाला हिस्सा बनेगा, ऊपर वाला हिस्सा ये ग्रीन में होगा आपका। ये मैंने खुद कलर चेंज किया हुआ, अपने मुताबिक कस्टमाइज किया हुआ, आप कर सकते हैं सेटिंग्स में जाके। तो देखें, ये एक चिप होती है जब हमने ट्रेड लेनी होती है ना, जैसे अब हमने बाय की ट्रेड लेनी है तो हमने इस प्राइस से बाय करना है। जब हम बाय कर लेंगे तो हम ये चिप लगा लेते हैं और जहां तक हमने अपना टारगेट रखना होता है, हम चाहते हैं कि यहाँ तक आए मार्केट तो हमारा प्रॉफिट बुक हो जाए। तो ये वाला जो ग्रीन एरिया आपके पास होगा ना, यहाँ आप उसको सेट कर लेते हैं और जितना आप आपने अपना स्टॉप लॉस लगाना होता है, यानी आप चाहते हैं कि अगर प्राइस इधर तक आए ना तो मेरा लॉस बुक हो जाए। अब आपके जहन में सवाल आया होगा कि ये क्या बात, तो ये ना लगाओ, एसएल ना लगाओ, फिर क्या हो गया, हमारा फिर लॉस ही नहीं होगा। तो ऐसे नहीं होता, हमने यहाँ पे एसएल भी सेट करना होता है जिसे हम स्टॉप लॉस कहते हैं, और हमने यहाँ पे टीपी भी सेट करना होता है। मैं आपको बताती हूँ एसएल टीपी क्या होता है। तो टीपी की फुल फॉर्म है टेक प्रॉफिट और एसएल की फुल फॉर्म है स्टॉप लॉस। हम यहाँ पर ना एक जब अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, मैंने अभी आपको बताया आप अपने ब्रोकर पे जाके एग्जीक्यूट करते हैं, तो ब्रोकर में आप जब अपनी ट्रेड लगाते हैं तो साथ ही आपने वहां पे सेट करना होता है, एक आपने टीपी सेट करना होता है और एक आपने एसएल सेट करना होता है। टीपी आपने बताना होता है कि यहाँ तक मार्केट आएगी ना तो आपने मेरा प्रॉफिट बुक कर देना है, तो फौरन से जो ऑटोमेटिकली आपका ब्रोकर है वो आपका टीपी बुक कर देता है जब प्राइस वहां तक पहुंचती है। और इसी तरह एसएल भी आपने सेट किया हुआ है, तो जब वहां पर प्राइस आएगी तो मार्केट फौरन से आपकी ट्रेड को काट देगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि एसएल लगाना क्यों जरूरी है, स्टॉप लॉस लगाना क्यों जरूरी है। आप समझे कि आपने यहाँ पे एसएल लगाया ही नहीं है, आपने सिर्फ यहाँ टीपी सेट करके रखा हुआ है, तो क्या होगा अगर ट्रेड आपकी फेवर में नहीं जा रही, आप समझे यहाँ से आपकी ट्रेड फेवर में नहीं गई, तो इस तरह से आपका प्राइस नीचे गिरना शुरू हो जाएगी और आपका लॉस हो ही जाएगा जब तक आपका पूरा अकाउंट लो नहीं हो जाता, जितने पैसे सारे खत्म नहीं हो जाते आपके अकाउंट के, तब तक आपका लॉस खत्म नहीं होने वाला। तो स्टॉप लॉस के बगैर कभी भी आपने ट्रेडिंग नहीं करनी। स्टॉप लॉस सेट करना है, थोड़ा लॉस कर लेंगे लेकिन हमने अपना पूरा अकाउंट लो नहीं करना। तो ये मैंने आपको बताया कि इस तरह से हम ना चिप लगा लेते हैं बाय की पोजीशन के लिए, अपने अंदाजा रखने के लिए कि यहाँ पर हमने टीपी सेट किया हुआ है, ट्रेड को साथ साथ हम मॉनिटर करते रहते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। तो ये होती है बाय पोजीशन। अब मैं आपको इसी तरह सेल की जो पोजीशन है ना, यहाँ से आप पकड़ेंगे और ये सिंपली यहाँ पर आप समझे मैंने यहाँ पे सेल किया है, तो इस तरह से ये चिप बन जाएगी। आप इसको सेट कर सकते हैं अपने टीपी इतना आपने अगर रखा हुआ है, ऐसे अगर आपने इतना रखा हुआ है, तो इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं। ये शॉर्ट पोजीशन आ गई हमारे पास, ये लॉन्ग पोजीशन आ गई। शॉर्ट पोजीशन में हमारा टीपी यहाँ पर होगा और एसएल यहाँ पर, लॉन्ग पोजीशन में यहाँ पर एसएल और टीपी ऊपर होगा। इस तरह से हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट होंगी। अब दो तीन और जनरल चीजें जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी हैं, अब उस पर बात करते हैं हम कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या होती है। आपने बहुत दफा ये सुना होगा कि ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छी है, ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो यूज करनी चाहिए। तो ये चीज क्या है, ये देखिए जब आप इसके ऊपर रखते भी हैं ना अपना कर्सर, ये जो मूव कर रहा है इसे हम कर्सर बोलते हैं, तो जब हम कर्सर इसके ऊपर रखते हैं तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी नजर आ रहा है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो
3.24। तो ये क्या है? इसका मतलब ये है कि जितना पैसा आपने लगाया है एक ट्रेड में, जितना, इसका मतलब ये है कि जितना हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है, जाहिर सी बात है कि हमने अपना पैसा मार्केट में लगाया हुआ है और हमने बताया हुआ है अपने ब्रोकर को कि यहाँ पर अगर अगर प्राइस यहाँ पर आती है तो हमारा लॉस बुक हो जाए। समझे, आपने अगर $2 लगाए हुए हैं, $2 आपके रिस्क पे हैं इस वक्त, वो उनका लॉस हो सकता है। $2 रिस्क करके आप उसके ऊपर कितना प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं, ये होती है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। अगर आपने $2 यहाँ पर रिस्क किए हैं तो आप 3.24 आपकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, यानी आप उसका 3 गुना बनाएंगे अगर आपका प्रॉफिट हो जाता है। अगर आपने $2 की आपका स्टॉप लॉस बन रहा है तो आप यहाँ पर $6 कमाएंगे अगर आपका टीपी हिट हो जाता है। लेकिन अगर एसएल हिट हो जाता है तो आप यहाँ पर $2 लूज कर देंगे। तो ये होती है सिंपली रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, कि आपके ये वाली जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बनी है ये है 1:3.24। यानी हमने अगर एक हिस्सा हमारा स्टॉप लॉस पे है, एक हिस्सा हमारा रिस्क पे है, तो उसके बदले हम 3 गुना यहाँ पर, अगर हमारा प्रॉफिट बुक होता है तो 3 गुना उसमें हम प्रॉफिट बुक करेंगे। तो इसे हम बोलते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। इसी तरह हम बाय पोजीशन में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर फिर से लिखा हुआ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 3.07। तो क्या हुआ, जितना मेरा स्टॉप लॉस है उसका 3 गुना, अगर मेरा टीपी हिट हो जाता है तो मुझे उसका 3 गुना मिल जाएगा। समझे, अगर मैंने यहाँ पे $2 इन्वेस्ट किए हुए हैं, $2 मेरे रिस्क पर थे, तो मैं यहाँ पर अगर मेरा टीपी हिट हुआ तो 6 बना के उठूंगी। इसी तरह अगर आपका टारगेट लंबा है, समझे आपका टारगेट इतना बड़ा है और उसका टीपी हिट हो गया, अब इसकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो चेक करें तो ये हो गई है 4.43। यानी जितना आपने इन्वेस्ट किया था उसका 4 गुना आपको मिलेगा अगर आपका टीपी हिट हो जाता है। तो हमने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को भी समझ लिया कि वो क्या होती है। अब हम बात करते हैं कि पिप्स क्या होते हैं। तो मैं आपको इसको बड़ा नॉर्मल सा करके बताती हूँ, बड़े आसान लफ्जों में समझाऊंगी। वैसे तो इसके ऊपर बड़े कम्प्लेक्स सी बातें भी की जाती हैं, तो मैं आपको बड़ी आसानी से बताने वाली हूँ। देखिए, आपने जब कोई भी चीज़ खरीदनी है तो आप उसको किसी हिसाब से खरीदते हैं, किसी आले के जरिए उसको नापते हैं। अब जैसे अगर आप दूध को नापते हैं तो आप उसे लीटर में नापते हैं, आप अगर पोटैटोज को नापते हैं तो आप उसे किलो में नापते हैं। तो इसी तरह ट्रेडिंग में जब आपने नापना होता है कि आपने कितना प्रॉफिट किया या आपने कितना स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, तो उसके लिए आप एक आला इस्तेमाल करते हैं, ये स्केल इस्तेमाल करते हैं और आप पिप्स में काउंट करते हैं इसे। पिप्स स्टैंड फॉर परसेंटेज इन पॉइंट्स। ये सिंपली आपको बताती है कि अगर आपने इतना मूव कैच किया, इतना मूव आपने पकड़ लिया, आपका टीपी हिट हो गया, तो आपने कितने पिप्स मार्केट में से हासिल किए हैं। ये हमारे पास सिर्फ एक नापने का आला है, आप सिंपल लफ्जों में ये समझ लें। अच्छा, पिप्स कैलकुलेट करने का भी एक तरीका होता है। हर पेयर में पिप्स कैलकुलेट करने का अलग से तरीका होता है। मैं आपको गोल्ड में थोड़ा सा बता देती हूँ। अब ये लिखे भी होते हैं यहाँ पे, ये आपने देखा, ये ऊपर लिखा हुआ है टारगेट 56.484, ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि आपका अगर टारगेट हिट होता है तो आपने 56.484 पिप्स हासिल कर लिए हैं। लेकिन गोल्ड में इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जो पॉइंट के बाद एक डिजिट होता है, आपने इसको भी साथ बोलना होता है, बाकी जो 2 डिजिट होते हैं इसको नहीं आपने देखना होता। यानी यहाँ लिखा है ना 56.484, तो आपने सिर्फ इसको यहाँ तक पढ़ना है 56.4। ठीक है, यानी कि बाकी 2 लफ्ज हमने इग्नोर कर देने हैं, पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट हम गिनेंगे। ये हो गया 564 पिप्स। यानी कि अगर आपने ये ट्रेड पकड़ी होती तो आपका 564 पिप्स का टारगेट अचीव होना था। और स्टॉप लॉस को भी देख लेते हैं। स्टॉप लॉस भी यहाँ पे लिखा हुआ आता है, नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे 19.227। मैंने आपको बताया कि हमने पॉइंट के बाद सिर्फ एक लफ्ज देखना है, तो ये बन गया 192 पिप्स का यहाँ पे स्टॉप लॉस था, जो कि बहुत बड़ा है। ये हम बाद में देखेंगे कि स्टॉप लॉस हमने छोटा रखना होता है, टारगेट हमने बहुत बड़ा रखना होता है। इससे हमारी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बेहतर होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जितना आप रिस्क करेंगे उससे आप जितना ज्यादा उसके जरिए आप कमा रहे हैं तो ये आपके लिए बेहतर है। तो ये हमने जान लिया कि पिप्स क्या होते हैं। बेसिकली हमारे पास ये नापने के लिए, ट्रेडिंग में अपना मूव नापने के लिए ये आला होता है। ये तो हम पोजीशंस में नाप रहे हैं। ये वाला स्केल भी मैंने आपको कहा था कि मैं इसका आपको बताऊंगी, ये भी हमारे पास पिप्स काउंट करने के लिए होता है। आप समझे, आपने यहाँ से देखना है कि यहाँ से यहाँ तक कितने पिप्स मार्केट ने मूव दिया है, तो यहाँ आपके ऊपर लिखा हुआ नजर आ जाएगा 88.524। तो जब आप इसे पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 885 पिप्स। मैंने आपको बताया गोल्ड में पिप्स इस तरह से काउंट करते हैं, पॉइंट के बाद एक डिजिट को पढ़ते हैं। तो ये भी पिप्स काउंट करने का एक आला था। हमने तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लिया है। अब एक बात रह गई है, वो लेवरेज की है। लेवरेज क्या होती है? जब आप अपने ब्रोकर पर ट्रेड करते हैं तो वहां पर पहले आपने अपनी लेवरेज सेलेक्ट करनी होती है कि आपने किस लेवरेज पर काम करना है।
लेवरेज बेसिकली क्या होती है कि समझें आपका ब्रोकर ना आपको अलो करता है कि आपके पास जितना भी कैपिटल है, जितना आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, अपने अकाउंट में पैसे डाले हुए हैं, आप उसके ऊपर 2x या 3x करके रिस्क बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा लेवरेज आपने इस्तेमाल नहीं करनी होती उसमें। आपको जो मैं रिकमेंड करूँगी वो है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा भी मैं आपको बताऊँ तो 1:30 आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आपने जाना। आप बिगनर हैं अभी और आपने भी इसी को हैंडल करना है, हम ज़्यादा लेवरेज इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपने 1:30 सेट करना है अपने ब्रोकर के ऊपर और उस पर अपना काम करना है। तो ये लेवरेज होती है, इसके बारे में काफ़ी कम्प्लेक्सिटीज़ भी होती हैं, आपको उनमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप इसको इस्तेमाल करें। ये एक आपको ब्रोकर में ही आपसे पूछा जाता है और आपने वो सिलेक्ट करनी होती है। उसके मुताबिक आपने रिस्क मैनेजमेंट करनी होती है। हमारे तमाम टॉपिक्स कवर हो गए। अब मैं आपके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगी कि आपने हमेशा रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही अपना काम करना है। रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है कि आपने अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट करना होता है। आपने अपना अकाउंट ब्लो नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर मार्केट इतनी आसान नहीं है। आप पहले पहले यहाँ पर पैसा लूज करेंगे, अपनी ट्रेड में पैसा लूज करेंगे। तो आपने अपने लिए एक लिमिट सेट करनी होती है कि अपने अकाउंट का 2% मैंने एक दिन में अपने आप को लो करना है कि मैं उड़ा सकता हूँ। इससे ज़्यादा आपने अपने अकाउंट पर ट्रेड नहीं करना एक दिन में। जितना आप ट्रेड कम करेंगे, जितना आप अच्छे तरीके से ट्रेड करेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर है। तो रिस्क मैनेजमेंट आपने अच्छे तरीके से करनी है। तो रिस्क मैनेजमेंट का टॉपिक एक अलग से टॉपिक है, इसके ऊपर मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। इसके अलावा साइकोलॉजी के ऊपर भी हमारी वीडियोस आती रहेंगी। साइकोलॉजी ये होती है कि आपने अपनी जो ट्रेड है जब वो चल रही है तो दरमियान में आपके इमोशंस कैसे होने चाहिए, ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से पहले आपको इमोशंस कैसे होने चाहिए। तो ये सारी बातें साइकोलॉजी में आती हैं, इसके ऊपर भी हमारी वीडियोस आती रहेंगी। तो ये हमारा कोर्स था बेसिक्स का, जिसमें हमने तमाम बेसिक्स मास्टर कर लिए। सिर्फ वो बातें हमने जानी है जो जानना ज़रूरी थी, और कोई भी इसमें फजूल चीज़ नहीं है। एक एक चीज़ जो है वो आपके लिए काम की है। तो इसके अलावा भी बेसिक्स में से आपका कोई भी सवाल है इस कोर्स में, अगर आपको लगता है कि वो कवर नहीं हुआ, तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए अलग से उसके ऊपर वीडियो बना दूंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये बेसिक्स का कोर्स पसंद आया होगा और आपको सारी बेसिक्स समझ आ गए होंगे। और अगर आपने ट्रेडिंग वाकई में सीखनी है तो मेरे आगे आने वाले तमाम कोर्सेज आपने मिस नहीं करने। स्टेप बाय स्टेप बेसिक से लेके एडवांस तक हर चीज़ सिखाने वाली हूँ मैं। बेसिक का कोर्स आ गया है, एडवांस की चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। पूरे एक रोड मैप के साथ आपको लेकर चला जाएगा। सो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड बी कनेक्टेड टू दिस एक्सक्लूसिव सीरीज of free trading courses, and together let's find diamond in the charts.